चाहता हूं कि आप इसे कंप्लीट कर लें, अगर आप नहीं किए हैं फिर भी मैं चाहूंगा कि आज मैं उसे बता दूं, पूर्ण कर दूं। तो मैंने कल आपसे 2-3 बातें की थी, सिर्फ 3 ही बातें मैंने आपसे की थी। क्या क्या बात किया था? मैंने बात किया था एल्कीन द्वारा। एल्कीन द्वारा मैंने 2 तरीके से बात किया था आपसे, मुझे लगता था 3 तरीके हो गए थे, उसमें 3 तरीके हो गए थे, 3 पॉइंट हो गए थे। एल्कीन में मैंने आपसे बातचीत किया था, सबसे पहले बात किया था मार्कोनी-कॉफ के नियम द्वारा, फिर मैंने बात किया था पराक्साइड प्रभाव या एंटी मार्कोनी-कॉफ के नियम द्वारा, और एक लास्ट में था CCl4 की उपस्थिति में अगर हम Br2 डाल दें। ठीक है, हमने लगता है यहीं तक आपसे बात कर ली थी। और उसके बाद मैंने एक पॉइंट और बात की थी मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों द्वारा। मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों द्वारा मैंने बात की थी कि अगर मोनोकार्बोक्सिलिक अगर आप अम्ल लेते हैं और इसकी क्रिया अगर हम Br2 डाल दें, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों में अगर हम Br2 डाल दें CCl4 की उपस्थिति में, तो क्या बनता है? क्लोरो ब्रोमो एल्केन बनते हैं। ये तो बात की थी। CCl4 की उपस्थिति में अगर हम मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों की क्रिया या मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों में अगर हम ब्रोमीन गैस प्रवाहित करते हैं या ब्रोमीन की क्रिया कराते हैं तो ब्रोमो एल्केन प्राप्त होते हैं। मगर उसका सेकंड पॉइंट ये पढ़ा था कि अगर यदि हम CCl4 की उपस्थिति ना कराएं, CCl4 की उपस्थिति ना कराएं और उसमें आयोडीन गैस डाल दें, आयोडीन डाल दें, तब हमें आयोडो एल्केन नहीं बनता है, उसकी जगह पर हमें एस्टर प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं? एस्टर प्राप्त होते हैं। हाँ, बहुत बढ़िया। तो पहले आज क्या पढ़ने वाले हैं वही है हेलोएल्केन के विरचन की विधियां, और उसके साथ साथ भौतिक गुण की बात करने वाले हैं। पहले ये बात बता दीजिए, किन बच्चों को क्लास समझ आ रही है? क्लास समझ आ रही है, नहीं आ रही है? समझ आ रही है जिनको वो 1 बोलेंगे, जिनको समझ में नहीं आ रही है वो 2 बोलेंगे। आ रही है क्लास अभी तक समझ में, कल की क्लास उनको समझ में आई, वो यस के लिए 1 बोलेंगे और नो बोलेंगे। सिर्फ 1 या 2 कमेंट पास कीजिए बस। कल की क्लास किसको इसको समझ में नहीं आई? अगर नहीं आई तो 2, अगर आ गई है तो 1 टाइप कीजिए फटाफट। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने देखा ही नहीं। हम्म, ठीक। मुझे ये लगता है कि आज का रेशियो जो है वो 80% 20% का है। 80% ऐसे बच्चे हैं जो कह रहे हैं सर नहीं समझ में आया, और 20% ऐसे बच्चे हैं जो कह रहे हैं सर समझ में आया। ठीक, फिर से समझा देता हूं कल का लेक्चर। आ जाओ, पहले इन सवालों से ही समझा देता हूं। पहले सवाल से समझ लेंगे, 2 पॉइंट तो सवाल से ही क्लियर कर लेंगे। ठीक है, जो मैंने एल्कीन द्वारा बनाया था वो एल्कीन द्वारा इसी से समझ लिया जाएगा। बहुत ध्यान से देखिएगा, अच्छे से समझ में, दिमाग में बात घुस जाएगी अगर आप ध्यान से सुनोगे तो। ठीक है, ठीक है, आ जाओ। क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है सर, एक कोई दिया है कंपाउंड, इस कंपाउंड को साइड में लिख लेते हैं। CH3 सिंगल बॉन्ड CH, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C, और आगे लगा है CH3 का होल ट्वाइस। ये लिखा है, और इसकी क्रिया आप करा रहे हैं HCl से। किससे करा रहे हैं? HCl से करा रहे हैं। क्या किसी की उपस्थिति है? नो सर। आप बहुत ध्यान समझो भैया, बात तो एक बार में समझ में आ जाएगी अगर आप समझना चाहोगे तो। ठीक है, क्या कहा? मैंने कहा था कि अगर आप कोई एल्कीन ले रहे हो तो बात तो एकदम पहले क्लियर हो गई कि ये एल्कीन है, क्योंकि सर इसमें डबल बॉन्ड दिख रहा है। अगर सर इसमें डबल बॉन्ड दिख रहा है तो ये एल्कीन है। यस सर, अगर किसी एल्कीन में आप HCl या HBr की क्रिया करा रहे हो तो वो मार्कोनी-कॉफ के नियम द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? मार्कोनी-कॉफ के नियम द्वारा होता है। अच्छा, मार्कोनी-कॉफ का नियम क्या कहता है? सर मार्कोनी-कॉफ का नियम सिर्फ इतना कहता है कि जो आपने अभिकर्मक लिया है, जो आपने अभिकर्मक लिया है, जो आपने HCl या HBr लिया है, उसका ऋणात्मक वाला भाग, मतलब सर माइनस वाला, H वाला प्लस का होता है और Cl वाला माइनस का होता है। तो मार्कोनी-कॉफ जी कहते हैं कि जो आपने HCl या HBr लिया है उसका जो ऋणात्मक वाला भाग होगा, मतलब जो Cl वाला होगा, वहां अटैक करेगा जहां हाइड्रोजन की संख्या कम होगी। प्यारे बच्चों, तो बताओ जरा सर, जो डबल बॉन्ड लगा है, जो डबल बॉन्ड लगा है वो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में लगा है। बात इतनी क्लियर हो गई सर, जो डबल बॉन्ड लगा है वो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में लगा है। अच्छा, तो सर इस वाले कार्बन पर एक हाइड्रोजन है जबकि इस वाले कार्बन पर कोई भी हाइड्रोजन नहीं लगा हुआ है। तो मतलब क्या है सर, जो Cl आएगा वो इसी हाइड्रोजन पर लगेगा, जो Cl आएगा वो इसी कार्बन पर लगेगा, क्योंकि आपने कहा मार्कोनी-कॉफ जी कहते हैं कि जो ऋणात्मक भाग जुड़ेगा वो उस कार्बन पर जुड़ेगा जिस कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये बनेगा क्या सर? ये बनेगा
सिंगल बॉन्ड CH। अब ये जो डबल बॉन्ड है टूट जाएगा तो सर यहां पर आ जाएगा एक C के नीचे Cl, आगे तो लगा है CH3 का होल ट्वाइस। अच्छा सर ये जो H बचा है वो कहां लगेगा? अच्छा सिंपल सी बात है, अगर सर Cl वाले ने कम वाले कार्बन पर अटैक किया तो हाइड्रोजन वाला ज्यादा वाले कार्बन पर अटैक करेगा, तो जहां H लगा है वहां पर H2 हो जाएगा, ये आपका कंपाउंड तैयार हो जाएगा। हाँ बहुत बढ़िया, तो यहां तो H है ही नहीं, तो Cl वाले ने यहां अटैक किया तो H वाले ने यहां अटैक किया, जब यहां अटैक किया तो CH2 बना लिया, और यहां Cl ने अटैक किया तो नीचे Cl लगा दिया। इसका नाम क्या है सर? इसका नाम क्या है? नाम सब समझो, बहुत कठिन नाम है, फिर आप गलतियां करते हो। यहां सॉरी, यहां जो लगा है, यहां लगा है CH3 का होल ट्वाइस। क्या लगा है? CH3 का होल ट्वाइस। मतलब सर इस कार्बन पर 2 CH3 लगे हैं, इसका मतलब सर क्या है, आप इस कार्बन पर 2 CH3 लगा ही लीजिए। ये देखो बच्चों, इस कार्बन पर 2 CH3 लगे थे तो मैंने इस कार्बन पर 2 CH3 लगा लिए। अब इसका नामकरण करो तो नामकरण क्या हो जाएगा? 1 2 3 4। क्या हो जाएगा? 1 2 3 4, तो हो जाएगा सर 2 पर है क्लोरो, 2 पर है क्लोरो, 2 पर है मिथाइल। अरे भैया देख लो आराम से, 2 पर क्लोरो लगा है, 2 पर मिथाइल लगा है, बहुत बढ़िया, और 4 कार्बन है तो हो जाएगा ब्यूटेन। बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। समझ में आया पहला वाला? आ गया? अब यस सर या नो सर बोल दो, बोलो। आ गया? दूसरे वाले पे चलते हैं। दूसरा वाला क्या है सर? CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। अच्छा क्या है? क्या है सर? CH3 दूसरा वाला क्या है? दूसरा वाला हमारा है सर CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। इस पर आप HBr की क्रिया करवा रहे हैं, वो भी पराक्साइड की उपस्थिति में। यस सर, मुझे साफ साफ दिख रहा है, साफ साफ आपने दिख रहा है कि सर पराक्साइड की उपस्थिति है, पराक्साइड की उपस्थिति है। अच्छा सर पराक्साइड की उपस्थिति है तो यहां पर हमने याद किया था, कल ही आपने पढ़ाया और मैंने याद भी किया, पराक्साइड प्रभाव या एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम। वहां लिखा था कि जो मार्कोनिकॉफ का नियम होता है उसी का ये उल्टा होता है। मतलब मार्कोनिकॉफ जी कहते हैं कि जो ऋणात्मक भाग लगेगा वो उस कार्बन पर लगेगा जिस कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या कम होगी। तो ये अगर एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम है, क्योंकि पराक्साइड लगा है, तो पराक्साइड प्रभाव या एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम, तो एंटी मार्कोनिकॉफ का मतलब ये उल्टा लग जाएगा, अब वहां लगेगा जहां हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होगी। देखो मैं लिख देता हूं, देखो लिख देता हूं, मार्कोनिकॉफ, मार्कोनिकॉफ, ये मार्कोनिकॉफ के नियम द्वारा है। तो मार्कोनिकॉफ जी कहते हैं ऋणात्मक भाग, नेगेटिव पार्ट ज्वाइंट एट द, हिंदी में लिख देते हैं, अच्छा, ऋणात्मक भाग उस कार्बन पर लगेगा जिस पर H कम होंगे। सही है, यही मार्कोनिकॉफ का। अब यहां सर पराक्साइड प्रभाव है, यहां पराक्साइड प्रभाव है, तो यहां पराक्साइड प्रभाव या एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम, या एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम लगेगा, एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम लगेगा, एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम लगेगा। अब एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम क्या है? परमाणु, ऐसे बोल दो, ऋणात्मक भाग उस कार्बन पर लगेगा जिस पर H ज्यादा होंगे। क्या होंगे? H ज्यादा होंगे। अभी भी अगर सन्नी गुप्ता जी समझ में नहीं आया होगा तो फिर क्या बताएं, हमें सोचो चुल्लू भर पानी में अब क्या करें, डूब जाएं और क्या बताएं। अब बताओ यहां क्या होगा? यहां सर इस बार जो Br है, देखो अच्छा पहले बताओ डबल बॉन्ड कहां कहां लगा है, तो आप कहोगे सर इस वाले कार्बन पर लगा है और इस वाले कार्बन पर लगा है, इस वाले कार्बन पर और इस वाले कार्बन पर लगा है। अच्छा दोनों कार्बन पर लगा है। अगर सर एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम लगा रहे हो कि पराक्साइड की उपस्थिति है, तो अब जो ऋणात्मक वाला भाग है, ये वाला जो भाग है, वो उस कार्बन पर जुड़ेगा जिस कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होगी। इस कार्बन पर 1 हाइड्रोजन है, इस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन है, मतलब सर यहां हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है, तो जब Br अटैक करेगा तो ज्यादा वाले कार्बन पर अटैक करेगा, जिस कार्बन पर ज्यादा हाइड्रोजन है उस पर अटैक करेगा। मतलब सर क्या बन जाएगा? आप कहोगे सर बन
बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड। सर H वाला कहां अटैक करेगा, इस पर अटैक करेगा, तो हो जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और आगे लगा दिया Br। बढ़िया है, आया, सिंपल सा है ना। ऋणात्मक भाग उस कार्बन परमाणु पर, उस कार्बन परमाणु पर, उस कार्बन पर लगेगा जिस पर H ज्यादा होंगे। तो सर इस बार Br कहां लगेगा, वहां लगेगा जिस पर क्या है, हाइड्रोजन ज्यादा है। तो सर इस वाले पे ज्यादा है कि इस वाले पे, तो आपने कहा सर इस वाले कार्बन पर ज्यादा हाइड्रोजन है, इसका सर Br को यहीं भी लगा दीजिए। Br को कहां लगा दीजिए, इस पर, तो मैंने Br को इस पर लगा दिया। तो H कहां लगेगा, उसके बगल वाले पे, तो H मैंने यहां पर लगा दिया। सिंपल सी बात है, ठीक है। अब तीसरा वाला अपने आप बना लो भैया, तीसरा वाला तो अपने आप बना लोगे, ये अपने आप बना लेना, ठीक है। हाँ ठीक है, हिंदी में लिखेंगे तुम्हारे लिए, तुम हिंदी हिंदुस्तान, चलो बढ़िया। इसको आप अपने आप बनाओगे, यहां पराक्साइड की उपस्थिति नहीं है। बाकी इन दोनों हेडिंगों के बारे में मैंने आपसे चर्चा कर ली थी, ठीक है। और जो बच्चे पूछ रहे थे सर एस्टर क्या है, पूछ रहे थे सर एस्टर क्या है, तो आपके दिमाग में बस इतना रहना चाहिए, सिर्फ इतना रहना चाहिए कि अगर सर हम कोई मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण लेते हैं और उसमें CCl4 की उपस्थिति में ब्रोमीन डालते हैं, क्या डालते हैं, ब्रोमीन डालते हैं, तो ब्रोमो एल्केन बनते हैं। कैसे बनते हैं सर, एक Br जाएगा इस R पे, पीछे से अटैक मारेगा, Br जाएगा R पे अटैक मारेगा तो बनाएगा RBr। बहुत सिंपल है, Br जाके R पे अटैक मारेगा तो RBr बनेगा। बचा क्या, COO, मतलब सर CO2 बचा। और क्या बचा सर, एक Ag यहां बचा है और अभी एक Br यहां बचा है, तो बनेगा AgBr। हो गया। दूसरा क्या था, अगर आप सर मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण ले रहे हैं और उसमें I2 डाल रहे हैं, क्या डाल रहे हैं, I2 डाल रहे हैं, तो इस बार आयोडो एल्केन ना बनके एस्टर बनेगा। और एस्टर का फार्मूला होता है RCOOR, याद करना पड़ेगा इसको। एस्टर बनेगा और एस्टर का फार्मूला होता है RCOOR। क्या होता है, RCOOR होता है, ठीक। अच्छा, कितने R हैं वहां, 2, इसलिए मैंने यहां 2 लगा दिया। तो क्या हो गया सर, 2 R लगाने से R के 2 कंप्लीट हो गए। और सर 2 कहां लगा है, COO पर। देखो जरा, 2 कार्बन के, 2 दूनी 4 ऑक्सीजन के। बहुत ध्यान सुनो, यहां क्या क्या है, देखो 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 क्या है, 2 R के हैं, ठीक है, 2 कार्बन के हैं, 4 ऑक्सीजन के हैं, 2 Ag के हैं। ये तो बात समझ में आ गई ना, दिख रहा है ना साफ साफ। ये तो साइड में देखो, मैंने सिंबल बना दिया, 2 R के हैं, 2 कार्बन के हैं, ऑक्सीजन के 2 दूनी 4 लोग हैं और Ag के 2 लोग हैं, ठीक है। अब देखो बनाओ, वहां 2 R लिखे तो 2 R खत्म हो गए। कार्बन के 1 लोग लिखे हैं, यहां 2 लोग लिखे, मतलब अभी 1 लोग बाकी हैं। यस सर, अभी 1 लोग बाकी हैं। 2 लोग थे, 2 लोग में 1 लोग यहां लिखे हैं, तो 1 लोग और लिख दिए। अच्छा सर, ये भी काम तमाम हो गया। सर ऑक्सीजन के 4 लोग थे, आपने यहां 2 लोग लिखे हैं, तो 2 लोग और लिख दीजिए, मतलब सर ये भी 4 ऑक्सीजन खत्म हो गए। बचे क्या, 2 Ag। ये 2 Ag हैं और ये 2 I हैं, तो बना लीजिए, क्या बना लीजिए, बना लीजिए 2AgI। एस्टर क्या होता है, अरे भैया हम कह रहे हैं कि अभी वहां ना जाओ। एस्टर क्या होता है सुन लो, जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है ना, कार्बोक्सिलिक अम्ल जो होता है, अगर कार्बोक्सिलिक अम्ल का H परमाणु, कार्बोक्सिलिक अम्ल का H परमाणु किसी R परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो एस्टर प्राप्त होते हैं। देखो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है RCOOH, तो यहां पर जो इसका अम्ल समूह जो H लगा है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का यदि H परमाणु R के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाए, हटा दिया जाए, तो मैंने जहां H लिखा था वहां मैंने R लगा दिया, हटा दिया जाए, तो जो तैयार होता है वो एस्टर होता है। तो मैंने कार्बोक्सिलिक अम्ल लिया, उसमें H हटा के क्या लगा दिया, R लगा दिया, तो जो तैयार हुआ वही एस्टर है। क्या है वो, एस्टर। ये सिंपल सी साधारण भाषा है, एक बार में दिमाग में चढ़ाने वाली। R एल्किल होता है, ठीक, कल ही बताया था क्लास के अंदर। अब अपने टॉपिक पे आ रहे हैं, कल ही बात इतनी ही है, इससे ज्यादा नहीं है। आओ, पहली है हैलोजन विनिमय द्वारा। हम लोगों ने डी तक बात कर ली थी, आज मैं ई से बात कर रहा हूं। बात है हैलोजन विनिमय द्वारा बाई एक्सचेंज हैलोजन्स। क्या, बाई हैलोजन एक्सचेंज करेंगे, मतलब सर हम हैलोजन की अदला बदली करेंगे। क्या करेंगे, हैलोजन की अदला बदली करेंगे। जो लिखा है साफ साफ पढ़ते जाओ और आराम आराम लिखते जाओ। देखो एसीटोन की उपस्थिति में, तो आपने कहा यस सर एसीटोन की मैंने उपस्थिति करा ली।
उपस्थिति करा ली एसीटोन की उपस्थिति में। तो दूसरे कलर से लिख लेते हैं, आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, कलर का भंडार है। एसीटोन की उपस्थिति में, हाँ सर। आगे एल्किल क्लोराइड या ब्रोमाइड, मतलब चाहे हम RCl ले लें चाहे हम RBr ले लें, तो हमने डिनोट करके लिख दिया, यहां साइड में लिख दिया, जहां यहां लिख देते हैं, जहां यक्स का मतलब क्या है। अरे भैया उन्होंने बोला ना एल्किल क्लोराइड ले लो, एल्किल यहां क्लोराइड ले लो या ब्रोमाइड ले लो, तो मैंने यहां यक्स जहां पर बोल दिया, या तो क्लोराइड होगा या तो ब्रोमाइड होगा। आराम आराम समझो, बहुत आराम आराम समझ रहे, भगा नहीं रहे। बोला एल्किल क्लोराइड या ब्रोमाइड, मतलब अगर यहां यक्स लिखा है तो इस एक्स जहां पर आप केवल क्लोरीन या ब्रोमीन यूज कर सकते हो। की अभिक्रिया सोडियम आयोडाइड से, मतलब सर सोडियम का मतलब Na और आयोडाइड का मतलब NaI, तो सोडियम आयोडाइड से कराने पर एल्किल आयोडाइड बनता है। तो क्या होगा क्या? अरे यही होगा, I वाला यहां आएगा, यक्स वाला यहां जाएगा, बस कुछ नहीं होगा, हाइड्रोजन का एक्सचेंज हो जाएगा, I वाला आके यहां बैठ जाएगा, यक्स वाला जाके यहां बैठ जाएगा। सुना ना, हैलोजन एक्सचेंज हुआ, आई वाला यक्स जहां पर आया और यक्स वाला आई की जगह पर गया, और कुछ नहीं हुआ ना। हैलोजन एक्सचेंज, एक्सचेंज का मतलब अदला बदली, इसने आई इसको दे दिया और यक्स वाला खुद ले लिया, तो अदला बदली दोनों ने कर लिया है। तो आई यहां बैठा दो, तो सर आई अच्छा यहां लगा देते हैं, तो हो जाएगा ये RI, और यक्स यहां लगा देते हैं तो हो जाएगा NaX। बस हो गया, बन गया, काम खत्म। हाँ, एसीटोन का फार्मूला भी लिख देते हैं। एसीटोन का फार्मूला होता है, देखो मैं लिख दे रहा हूं नीचे, CH3COCH3, ठीक है। एसीटोन का मतलब लिखा है, ये ना समझना ऊपर और नीचे दोनों की उपस्थिति कराई है। एसीटोन का मतलब होता है CH3COCH3, ये एसीटोन का फार्मूला है। पेपर में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, ये एसीटोन का सूत्र है, एथिल अल्कोहल का सूत्र है, एस्टर का सूत्र है, डायरेक्ट पूछ लिया जाता है 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव में, तो ये भी याद रखना है फार्मूला। एसीटोन का फार्मूला होता है CH3COCH3, ठीक है। आगे बढ़ जाए, आओ नीचे वाले में लिखा क्या है, जरा नीचे पॉइंट देखो। NaCl व NaBr एसीटोन में नहीं घुलते। अब किसी का क्वेश्चन आएगा, सर यहां पर NaI के साथ ही क्यों अभिक्रिया कराई, आ जाए पेपर में। जब हम हैलोजन विनिमय कराते हैं तो NaCl व NaBr का प्रयोग क्यों नहीं करते हैं? क्या आ जाए क्वेश्चन, समझ रहे हो ना, एकदम सिंपल सा साधारण का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। क्या आ जाए, अगर आ जाए सर हाइड्रोजन विनिमय क्रिया में हम NaCl व NaBr का प्रयोग क्यों नहीं करते हैं, तो सीधे सीधे किया जाता है। 2 नंबर का क्वेश्चन है। क्या दिमाग में बैठा क्या समझे, बैठा? क्वेश्चन लिख दें क्या? लिख देते हैं क्वेश्चन। हैलोजन विनिमय क्रिया में NaCl व NaBr का प्रयोग क्यों नहीं करते हैं? क्यों नहीं करते हैं? अरे बाबू NaCl व NaBr बोल रहे हैं, कहां दिमाग है? यहां की बात कर रहा हूं, यहां की बात नहीं कर रहा हूं, एल्किल की बात नहीं कर रहा हूं। वहां एल्किल क्लोराइड या ब्रोमाइड लिखा है, उसकी बात नहीं कर रहा हूं, बात कर रहा हूं सोडियम आयोडाइड। जैसे यहां लिखा ना सोडियम आयोडाइड से कराते, देखो लिखा ना सोडियम आयोडाइड, तो सोडियम आयोडाइड ही क्यों लिया? NaCl व NaBr क्यों नहीं लिया? सोडियम क्लोराइड व सोडियम ब्रोमाइड भी तो ले सकते थे, सोडियम आयोडाइड ही क्यों लिया? तो उन्होंने क्वेश्चन पूछा, सर हैलोजन एक्सचेंज में, हैलोजन विनिमय क्रिया में हम NaCl व NaBr का प्रयोग क्यों नहीं करते हैं? तो उन्होंने कहा NaCl व NaBr एसीटोन में नहीं घुलते हैं, इसीलिए इनका प्रयोग नहीं किया जाता है। समझे? RX की बात नहीं कर रहा हूं, वो तो एल्किल क्लोराइड या ब्रोमाइड है ही, ये नहीं। ये यहां यक्स का मतलब क्या है? क्लोराइड या ब्रोमाइड। यहां नहीं लगेगा क्लोराइड या ब्रोमाइड, यहां लगेगा, यहां की बात कर रहा हूं, यहां, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो दूसरा पॉइंट इसका पढ़ो, आ जाओ पढ़ो क्या लिखा है। और ये भी जान लो,
और इस अभिक्रिया को फिंकलस्टाइन या कोनांट फिंकलस्टाइन अभिक्रिया कहते हैं। इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, मार्क कर लो, स्टार बना लो, ठीक है, समझे ना, स्टार बना लो इसको। आगे आ जाओ, अगली वाली भी स्टार बना लो, इंपॉर्टेंट है। ये जितनी नाम अभिक्रियाएं पढ़ाऊंगा सबकी सब इंपॉर्टेंट है, पढ़ो जरा, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, इसको पढ़ो। क्या लिखा है, एल्किल क्लोराइड या ब्रोमाइड। तो फिर वही वाली बात, आरएक्स ले लेते हैं और बोल देते हैं जहां जहां यक्स का मतलब क्या है, क्लोराइड या ब्रोमाइड, बोल दिया। यहां यक्स ले लिया और बोल दिया यहां एल्किल Cl मतलब क्लोराइड हो सकता है, या एल्किल Br का मतलब ब्रोमाइड हो सकता है। तो एल्किल क्लोराइड या ब्रोमाइड की अभिक्रिया धात्विक फ्लोराइड हो, धात्विक फ्लोराइड जैसे AgF या किसी से करा लो, तो हम AgF से करा ले रहे हैं। तो उन्होंने कहा अगर किसी धात्विक फ्लोराइडों जैसे AgF, SgF2 की उपस्थिति में अगर हम गर्म करते हैं तो फिर एल्किल का फ्लोराइड बनता है। यहां क्या हुआ, यहां भी वही हुआ, फ्लोराइड वाला जाके यक्स के पास बैठ गया तो यक्स वाला जाके फ्लोराइड के पास बैठ गया। वही वाला काम करवा दो सर, F वहां जाएगा तो हमारा RF तैयार हो जाएगा और यक्स यहां आएगा तो हमारा Ag यक्स तैयार हो जाएगा, हो जाएगा। अब इसका नाम क्या है, सिंपल सी बात सर, आर का मतलब एल्किल, एफ का मतलब फ्लोराइड, और वही बोल रहे हैं एल्किल फ्लोराइड प्राप्त होते हैं। इसे श्वार्ट्ज अभिक्रिया कहते हैं, इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। समझे, समझे ना, कुछ नहीं हुआ ना। धात्विक फ्लोराइडो जैसे AgF या HgF2 ले लो, कोई भी ले लो, उसकी क्रिया अगर हम RX का मतलब RCl या RBr से करा दो, कुछ भी ले सकते हो यहाँ, RCl या RBr कुछ भी मान लो, ठीक है, से करा दें तो क्या होगा, हेलोजन एक्सचेंज हो जाएगा, F वाला यहां आ जाएगा, X वाला वहां पहुंच जाएगा। तो F वाला यहां लगाओगे तो RF बन जाएगा। अगर RF बनेगा तो इसका नाम क्या है, तो आपको सर इसका नाम एल्किल फ्लोराइड, और वही बोल रहे हैं करने पर एल्किल फ्लोराइड प्राप्त होते हैं। हुआ ना एल्किल फ्लोराइड प्राप्त, इसे श्वार्ट्ज अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, श्वार्ट्ज अभिक्रिया कहते हैं। प्रिंसी कुमारी जी, हम ये चाहते हैं कि आप डेली की डेली क्लास देखें, बीच में डिस्टर्ब ना करें। आर का मतलब मैं 4 बार बोल चुका हूं, कल पर्सनली PDF में आपके पास पहुंचा है। आर का मतलब एल्किल होता है, आर का फार्मूला भी भेजा है कि अगर एल्किल समूह होता है तो उसका फार्मूला क्या होता है। ठीक, सवाल ऐसे ही पूछेगा, श्वार्ट्ज अभिक्रिया बोल देगा, टिप्पणी लिखें, क्या बोल देगा, टिप्पणी लिखें, श्वार्ट्ज अभिक्रिया, फिंकलस्टाइन अभिक्रिया, टिप्पणी में बोल दिया, टिप्पणी लिखें, श्वार्ट्ज अभिक्रिया, फिंकलस्टाइन अभिक्रिया लिखनी पड़ेगी। तो ये एकदम टॉपिक है, अभिक्रिया लिख दो, परिभाषा लिख दो, अभिक्रिया लिख दो, काम खत्म। सुना ना, सवाल कैसे पूछेगा, ये बोलेगा टिप्पणी लिखिए श्वार्ट्ज अभिक्रिया, तो श्वार्ट्ज अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखनी पड़ेगी। यही हो गई टिप्पणी। एल्किल क्लोराइड या ब्रोमाइड की अभिक्रिया धात्विक फ्लोराइडों जैसे HgF या AgF या HgF2 से कराने पर क्या प्राप्त होते हैं, एल्किल फ्लोराइड प्राप्त होते हैं। इसे ही श्वार्ट्ज अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, आगे बढ़ रहे हैं, अगला आ जाओ। प्राथमिक एमीन द्वारा, किसके द्वारा प्यारे बच्चों, प्राथमिक एमीन द्वारा बनाने वाले हैं। प्राथमिक एमीन का मतलब है जो हमारा एमीन समूह होगा। अब एमीन क्या होते हैं, एमीन का मतलब होता है NO2, NO2 लगा होगा, क्या लगा होगा, सॉरी NO2 बोल रहा है। एमीन का जो मतलब होता है प्यारे बच्चों, उसका मतलब होता है NH2। क्या होता है, NH2। अगर कहीं NH2 समूह लगा है तो हम उसे एमीन बोलते हैं। दिमाग में बैठा बात, बैठी कि नहीं बैठी, मैंने बोला NH2 लगा हो तो वो एमीन होता है, तो मैंने कह दिया, मैंने इस बार R पे NH2 लगा दिया तो ये हो गया एमीन। क्या हो गया प्यारे बच्चों, ये हो गया एमीन। अगर R पे यक्स लगा दें तो एल्किल हैलाइड हो जाता है, अगर R पे NH2 लगा दें तो एमीन हो जाता है। और क्या, अगर मैं R पे OH लगा दूं तो एल्कोहल हो जाता है। क्या हो जाता है, एल्कोहल हो जाता है। अगर R पे मैं CHO लगा दूं, अगर मैं R पे CHO लगा दूं तो हो जाता है एल्डिहाइड। अगर मैं R पे NO2 लगा दूं तो वो तो बात अब बाद में बढ़ाएंगे, ठीक है, छोड़ो, समझे ना। ये सब फार्मूले, ये जो समूह होते हैं इनको लगाने पर सीधे नाम बन जाता है। OH क्या है, अल्कोहल वाला है तो ये अल्कोहल बन जाएगा। CHO क्या है, एल्डिहाइड वाला, तो ये सीधे एल्डिहाइड बन जाएगा। तो मैं अभी एमीन की बात कर रहा हूं, तो एमीन के लिए हमको क्या लगाना पड़ेगा, NH2 लगाना पड़ेगा। मर्क्यूरस फ्लोराइड, HgF2 का नाम मर्क्यूरस फ्लोराइड। आओ अच्छा आगे बढ़ते हैं इस पे। क्या लिखा है, एलिफैटिक प्राथमिक एमीन ले लो, ले लिया। को नाइट्रोसिल क्लोराइड, अब नाइट्रोसिल क्लोराइड का फार्मूला याद होगा तभी करोगे। नाइट्रोसिल क्लोराइड का फार्मूला होता है NaCl। क्या होता है सर, नाइट्रोसिल क्लोराइड जो होता है उसका फार्मूला होता है NOCl। याद रखना दिमाग में, ये नाइट्रोसिल क्लोराइड है, फिर भूल जाओगे तो जान लेना, फिर दौड़ा दौड़ा के मारे जाओगे।
क्या है? नाइट्रोसिल क्लोराइड, NOCl। मैं पर्सनली तुमको नोट में नहीं भेजूंगा, जो नोट्स बना रहे हो ना उसके सबसे पीछे ये जितने भी फार्मूले मिले लिखते जाओ। डेली का टारगेट रखो, जितना सर पढ़ाएंगे उसमें जो जो नाम मिलेगा उसका हम फार्मूला लिखते चलेंगे पीछे। फार्मूला नेम तो मुझे मिला RNH2, तो इसे एमीन बोलते हैं। मुझे मिला NOCl तो मैंने लिखा NOCl और इसका नाम होता है नाइट्रोसिल क्लोराइड। तो पीछे सबसे पीछे कॉपी के भरते चलो उसको, या पर्सनल एक छोटी सी कॉपी बना लो जिसमें लिख दो सूत्र जो अभी तक जितने पढ़ाए हो, जितने सूत्र पढ़ाए हो, जितने लगे तुमको ये नए नए हैं, जिनको लगे ये नया है मुझे पता ही ना था, ये तुरंत लिख लो इसको, तुरंत। ओके, आगे आ जाओ, आगे पढ़ते हैं क्या बात है। उन्होंने कहा प्राथमिक एमीन ले लो को नाइट्रोसिल क्लोराइड अथवा टिल्डेन अभिकर्मक। अरे भैया इसी को ही टिल्डेन अभिकर्मक बोलते हैं, इसी को ही टिल्डेन अभिकर्मक बोलते हैं। टिल्डेन अभिकर्मक भी इसी को बोलते हैं, याद भी रखना, नहीं फिर क्या होगा आप जानते हो तुम। देखो एक बात देखो कि परीक्षा है, टॉपर बनना है। अगर टॉपर बनना है तो टॉपर की तरह सोचना पड़ेगा, और टॉपर्स का मतलब होता है कि हमारे गुरु जितना सिखाते हैं उसे हमको फॉलो करना है। उन्होंने आज कह दिया कि ये होता है, तो मुझे आज इसे फॉलो करना है कि ये मुझे पता है ये और ये होता है। अगर हम फॉलो करेंगे तब मुझे पता चलेगा, अगर हम फॉलो नहीं करेंगे तो मुझे वो भूल जाएंगे। कई सारे बच्चों के मैं कमेंट देखता हूँ, वो कहते हैं सर हम भूल जाते हैं, सर हम कैसे करें? सर आप पढ़ाते तो हैं तो हमें पता, हमें पढ़ाते हैं तो अच्छा लगता है, फिर हम भूल जाते हैं। फिर कोई कहता है सर हमें समझ में आता है, मगर सर कुछ हमारी जो साथी हैं वो कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत हार्ड होता है इसलिए हमको हार्ड लगता है। तो किसी के बोलने से आपको हार्ड लगता है तो वो हार्ड हो जाएगा। कोई बोल देगा तुम टॉपर नहीं बनोगे तो मतलब तुम टॉपर नहीं बनोगे। अगर जीतना है, अगर टॉपर बनना है तो कुछ अलग तरीके से सोचना पड़ेगा। केमिस्ट्री से सवाल आएंगे, केमिस्ट्री का पेपर भी होगा और उसको आपको पास भी करना पड़ेगा। अब पास कैसे करोगे वो तुम्हारे ऊपर है, मेरे ऊपर तो है, मैं जितना समझा रहा हूं। आप अभी पूछ रहे हो सर क्वेश्चन कैसे बनेगा? अरे भाई आप याद करने पे ध्यान दो ना। क्वार्ट्ज अभिक्रिया क्या होती है, फिंकलस्टीन अभिक्रिया क्या होती है, टिल्डेन अभिकर्मक क्या होता है, ल्यूकास अभिकर्मक क्या होता है, नाइट्रोसिल क्लोराइड का फार्मूला क्या है, ये सब आपको याद करना पड़ेगा ना। जब याद करोगे तब कुछ कर पाओगे। कुछ बहुत लोगों की आशाएं आपसे लगी हैं, मैं अपना बेस्ट देने का कोशिश करता हूं, और कहीं कहीं कमी रह जाती है कुछ बच्चों की वजह से। कुछ बच्चों को देखता हूं कि वो इतने पीछे हैं कि पूछो ही ना। उनको डेली वही बात बताई जाती है, उनको फर्क ही नहीं पड़ता, वो डेली वही बात पूछते हैं। तो अगर टॉपर बनना है तो अलग रहना पड़ेगा, अलग तरीके से सोचना पड़ेगा, अलग स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। कोई टीचर नहीं बना के देगा आपको कि तुम इतने घंटे पढ़ो ऐसे पढ़ो। आपको पढ़ना है टॉपर, आप खुद बनाओगे स्ट्रेटेजी। मेरा क्या है, आप पढ़ोगे, आपके बाद अगले साल दूसरे बच्चे आएंगे वो पढ़ेंगे। तो मेरे पास तो जाना आना लगा रहता है, आपके पास जाने आने के लिए कुछ नहीं है। वो सिर्फ वो सपना जो आपने देख रखा है, जो आपने बुन रखा है। सोचना पड़ेगा, करना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। अपने आप को एक जगह केंद्रित करना पड़ेगा। इधर उधर की फालतू की जो दिमाग आपके चलते रहते हैं, इधर है उधर है इधर है उधर है, मैसेज कर दिया ये कर दिया, रात में 3 दिन 2-2 बजे तक जग रहे हो। पढ़ाई कर लो ना। जिंदगी में सब कुछ मिलेगा जब आप सफल होगे। अगर आप सफल नहीं होगे तो कोई आपके साथ नहीं रहेगा। जिंदगी में पूरी दुनिया में 1% से कम लोग ऐसे हैं जो आपके बुरे वक्त में साथ देंगे। जब आपके पास जेब में पैसे नहीं होंगे तब आपके साथ खड़े होंगे। सीखो, समझो, कोई भी बात एक बार में आपके दिमाग में घुस जानी चाहिए। और हमेशा आपको अपने आपको ये समझा के रखना है कि मैं ये एक बार पहली बार पढ़ रहा हूँ। अगर मैं इसे पहली बार पढ़ रहा हूँ तो फर्स्ट बार पढ़ रहा हूँ तो मुझे फर्स्ट टाइम ए भी बनाना नहीं आया था। जब मैं नर्सरी केजी में था ना, मेरी मैम जब मुझे ए बनाना सिखाई थी तो मुझे ए बनाना नहीं आता था एक बार में। मैंने कई वर्षों, 1 साल मैंने तपस्या की है, 1 साल वही उसी ए को बनाया है। मम्मी हाथ पकड़ के बनवाई है उसको, तब मैं ए बना पाया हूँ। समझा करो। तो हर एक चीज एक बार में सीखी नहीं जा सकती।
हर एक चीज सीखने के लिए स्ट्रेटेजी होती है। और मैं एक दिन में बहुत ज्यादा पेज नहीं पढ़ाता आपको, मुश्किल से 9 से 10 पेज पढ़ाता हूँ। 9 से 10 पेज आप आसानी से याद कर सकते हो। अगर रिएक्शन नहीं समझ में आ रही कैसे रिएक्शन हुई तो वीडियो जाके देख लो, थ्योरी आप याद कर लो, वीडियो जाके देख लो, फास्ट फॉरवर्ड देख लो। आगे बात करते हैं। किसी की उपस्थिति है नहीं है के साथ अभिकृत करने पर, मतलब अभिक्रिया कराने पर मोनोक्लोरो एल्केन। अब मोनो का मतलब होता है एक, बताया था मैंने, मोनो का मतलब होता है एक, क्लोरो का मतलब क्लोरीन लगेगा। तो आ जाओ कैसे लगेगा, आ जाओ जान लेते हैं। क्या करेगा सर, ये जो क्लोरीन है बैठा है ये इस इधर आर के पास पीछे से अटैक करेगा। सिंपल सी बात है, क्लोरीन आएगा इस आर पे पीछे से अटैक करेगा तो वो सीधे बना लेगा आरसीएल, जो अभी तक हो रहा है। आरसीएल जाएगा पीछे से अटैक मारेगा तो हो जाएगा आर, और सीएल गया तो हो गया आरसीएल। सर एक यन यहां है, देखो देखो आराम से देखो, बहुत जल्दी में नहीं, देखो एक यन यहां है और एक यन यहां है, तो ये दोनों एन जो हैं मिलकर बना लेंगे N2 और गैस के रूप में निकल जाएंगे। बहुत आसान था, एक एन इसके पास था एक एन इसके पास था, तो उन्होंने बना लिया N2, गैस के रूप में निकल गए। और क्या बचा सर, H2 बचा है और O बचा है, तो ये दोनों मिलकर बना लेंगे H2O, बात हो गई खत्म। इसका नाम क्या है, इसका नाम लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। सर क्लोरीन लगा है तो हो जाएगा क्लोरो, Cl लगा है तो हो जाएगा एल्केन, तो हो जाएगा क्लोरो एल्केन, या एल्किल क्लोराइड भी इसे बोल सकते हैं। सर सिंपल नाम में बोलें तो इसे हम एल्किल क्लोराइड भी बोल सकते हैं। क्लोरीन लगा है, एल्किल लगा है, तो मैं इसे एल्किल क्लोराइड भी बोल सकता हूं। दो नाम आपको मैंने बता दिए, ठीक है, सिंपल सा बात था। Cl वाले ने क्या किया, पीछे जाके अटैक मारा, जब Cl R के पास जाएगा तो RCl बनाएगा, बना लिया। एक यन ये वाला, दूसरा यन ये वाला, इस N से इस N ने मिलाप किया, N2 बना लिया। बचा क्या, H2 और O, वो दोनों मिलकर H2O बना लेंगे। सिंपल सी अभिक्रिया थी जो अभी तक आप कर रहे थे, ठीक है। संडे को डाउट क्लास लेंगे, चिंता मत करो। अगला आ जाओ, अगला है ईथर द्वारा। किसके द्वारा, ईथर द्वारा। अब ईथर का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। अब ईथर क्या होते हैं, तो मैं आपको सीधे सीधे लिख दे रहा हूं, ईथर होते हैं ROR। क्या होते हैं, ROR। क्या होते हैं, ROR। साइड में कौन लिख दूं, ये जो ईथर होते हैं, ईथर, ये जो ईथर होते हैं उनका फार्मूला जो प्यारे बच्चों होता है वो ROR भी हो सकता है या ROR डैश भी हो सकता है। अब ROR और ROR डैश में फर्क क्या है, या तो दोनों R एक जैसे हो सकते हैं या तो दोनों अलग अलग हो सकते हैं। एग्जांपल देख लो, जैसे मैंने कह दिया CH3O CH3, तो हो सकता है कि दोनों एक जैसे लगे हों और ये भी हो सकता है कि दोनों अलग अलग लगे हों। दोनों हो सकता है सर, दोनों संभव है कि सर इस O के अगल बगल सेम एल्किल लगे हों या इस O के अगल बगल डिफरेंट टाइप के भी एल्किल हो सकते हैं। तो आपने कह दिया ROR भी हो सकता है या ROR डैश हो सकता है। तो अगर हमको क्या पहचानना है, ईथर पहचानना है, तो हम बोल देंगे वो ROR या ROR डैश होता है, ठीक है। आगे आ जाओ, क्या बोला उन्होंने, इसकी क्रिया PCl5 या PBr5 किसी से करा दो, तो हमने उसके लिए PCl5 ले लिया, ठीक है। करा दो, गर्म कर दो, करा दिया, किया हुआ वही होगा, बार बार वही होगा। सर Cl क्या करेगा, Cl जाएगा पीछे से अटैक मारेगा, Cl जाएगा पीछे से अटैक मारेगा, तो सर दो R है ना, तो Cl एक यहां अटैक मारेगा और एक Cl यहां अटैक मारेगा। बहुत ध्यान से देखना, एक Cl इस पे अटैक मारेगा और एक Cl इस पे अटैक मारेगा। इसका मतलब सर दो R पे दो Cl अटैक मारेंगे, यही तो हुआ। सर एक Cl इस पे अटैक मारेगा और एक Cl इस पे अटैक मारेगा, तो दो R अगर आप लिख रहे हैं तो दो Cl अटैक मार रहे हैं। अरे सिंपल सी बात यही तो हुई, दो R पर दो Cl अटैक मारेंगे तो बनेगा 2RCl, सिंपल सा था। अब क्या क्या बचा जरा बता दो, बचा सर P, एक बचा O, तो आपने कहा PO, और Cl के 5 लोग थे, 2 लोगों ने अटैक कर दिया है तो बचे हैं 3 लोग, तो हो गया POCl3। इसे फास्ट, देखो इसके कई सारे नाम हैं, पीछे मैंने इसका नाम बताया था, कोई अगर बता सकता है, मैंने इसका नाम बताया था फास्फोरिल ट्राइक्लोराइड, तो इसका नाम फास्फोरस, देखो फास्फोरिल क्लोराइड भी हो सकता है, ध्यान सुन लो, फास्फोरिल क्लोराइड भी हो सकता है या फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड भी हो सकता है, शायद ऑक्सी ट्राइक्लोराइड भी हो सकता है, चेक कर लेता हूं एक बार।
दिमाग में बैठाता हूँ ट्राइक्लोराइड, दूर से देखने पर ही इसको पता चलेगा ये सही है गलत। फास्फोरस देख लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ठीक, इसको आप फास्फोरिल क्लोराइड या फास्फोरिल ट्राइक्लोराइड या फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड बोल सकते हो, फास्फोरिल क्लोराइड भी बोल सकते हो, फास्फोरिल ट्राइक्लोराइड भी बोल सकते हो। तो आप कहो तो हम फास्फोरिल ट्राइक्लोराइड लिख देते, कोई दिक्कत नहीं, ये भी बोल सकते हो फास्फोरिल ट्राइक्लोराइड। तो फास्फोरिल क्लोराइड, फास्फोरिल ट्राइक्लोराइड या फास्फोरस ऑक्सी क्लोराइड भी बोल सकते हैं। ठीक, ये क्या है इसका पता है सर, Cl लगा है तो ये हो गया क्लोरो, या हमने बोल दिया इसका नाम हो गया एल्किल, और Cl लगा है तो हो गया क्लोराइड, तो हो गया एल्किल क्लोराइड। ठीक है, इसका नाम क्या है, इसका नाम सर है फास्फोरस, 5 लगे हैं तो हो गया पेंटा, Cl लगा है तो हो गया क्लोराइड। ठीक है, और ये है ईथर। ओ पर नहीं हो सकता भैया, Cl O पे क्या बनाएगा बताओ, तुम ही बताओ। Cl और O आपस में मिलेंगे तो क्या, कोई यौगिक का नाम पता है तुमको? आज तक तुम्हारे दिमाग में आज तक कोई यौगिक आया जिसमें Cl और O हो? नहीं ना, तो Cl तो भैया Cl इस पर क्यों अटैक मारेगा, क्योंकि सर यहाँ जो R है इसकी वजह से प्लस होगा, क्योंकि ऑक्सीजन पर क्या होता है माइनस, तो R वाला क्या होगा प्लस पर होगा ना। अगर O पर माइनस चार्ज होता है तो R पर प्लस चार्ज होता है। तो एक दिमाग में बैठ रहा है कि सर इस पर देखो होता नहीं है यहाँ, मगर मैं दिमाग में ऐसे बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। सर O पे जब माइनस होता है तो अगर R पे मैं प्लस मानूंगा, अगर R पे प्लस है तो ये Cl काहे का होता है माइनस, माइनस वाला कभी माइनस पे अटैक नहीं कर सकता, माइनस वाला भी हमेशा कहाँ भागेगा प्लस के पास, इसलिए Cl वाला हमेशा R के पास भागेगा। ठीक है, ट्राई क्यों लगेगा, उससे 3 लगे हैं, Cl पे कितने लगे हैं 3, इसलिए ट्राई लगेगा। ठीक, आगे बढ़ रहा हूँ, पूर्ण रूप से खत्म हो गया है। ठीक है, समाप्त हो गया है। अब भौतिक गुणों के बारे में मैं आपको कुछ बता देता हूं। बोल रहे हैं इस श्रेणी के कुछ प्रारंभिक यौगिक, प्रारंभिक मतलब जो प्रारंभ वाले यौगिक होते हैं, जैसे क्लोरोएथेन हो गया, ब्रोमोएथेन हो गया, क्लोरोएथेन हो गया, मतलब नाम भी लिख देता हूं। क्लोरोमेथेन का मतलब CH3Cl, ब्रोमोमेथेन का मतलब CH3Br, क्लोरोएथेन का मतलब C2H5Cl। ये जो प्रारंभ वाले यौगिक होते हैं ये हल्के फुल्के होते हैं, सिंपल सी बात। सर क्यों, क्योंकि जो प्रारंभ वाले यौगिक होते हैं इनका अनुभार निकालेंगे तो कम निकलेगा। आराम से देखना, जो प्रारंभ के कुछ यौगिक होते हैं उनका अनुभार कम आता है, अगर अनुभार कम आता है तो ये हल्के फुल्के होते हैं, अगर हल्के फुल्के होते हैं साधारण ताप पर ये रंगहीन गैसें हैं। जो कुछ प्रारंभिक यौगिक इसके होते हैं वो बहुत हल्के फुल्के होते हैं, क्योंकि इनका अनुभार कम होता है, अनुभार कम होता है इसलिए ये हल्के फुल्के होते हैं। हल्के फुल्के होने के कारण ये जो साधारण ताप होता है उस पर ये प्रायः गैसें होती हैं। क्या होती हैं, गैसें होती हैं। आयोडोमेथेन तथा C18H37X, मतलब जो C18H37 वाला होगा, जो ऐसा मतलब आयोडोमेथेन से लेकर, आयोडोमेथेन मतलब CH3I से लेकर के C18H37X तक, मतलब C18 वाले जिसमें कार्बन 18 लोग लगे हों, ऐसे इतने तक आप कह सकते हो यौगिक जो होते हैं वो सुगंधित द्रव होते हैं, महकदार द्रव होते हैं। क्यों, क्योंकि सर उनका जो भार बढ़ जाएगा, भार बढ़ जाएगा तो सर उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है वो बढ़ जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है सर, ये हल्के फुल्के हैं, हल्के फुल्के हैं तो इनके बीच में जो अणुओं के बीच में जो अट्रैक्शन होगा वो कम होगा, कम होगा तो ये गैस होंगे, क्योंकि जो गैस होते हैं उनके अणुओं के बीच में अट्रैक्शन कम लगता है। मगर अगर मैं थोड़ा सा भार बढ़ा दूं, CH3I की बात कर लूं या C18H37 की बात कर लूं, तो इनके अनुभार ज्यादा हो जाएंगे। अनुभार बढ़ेगा तो उनका जो अट्रैक्शन फोर्स है, जो वांडर वाल्स अट्रैक्शन फोर्स है, वांडर वाल्स बल है, वो जो अट्रैक्शन फोर्स है, आकर्षण बल है, वो बढ़ जाएगा। अगर आकर्षण बल बढ़ जाएगा तो अणु थोड़ा पास पास आ जाएंगे, अगर थोड़ा पास पास आ जाएंगे तो वो सुगंधित द्रव का रूप ले लेंगे, और उससे भी अगर ज्यादा जाएंगे तो और अनुभार बढ़ जाएगा। ज्यादा अनुभार होगा तो वांडर वाल्स अट्रैक्शन फोर्स, वांडर वाल्स आकर्षण बल ज्यादा होंगे, वांडर वाल्स आकर्षण बल ज्यादा होंगे तो वो ठोस की गिनती में आएंगे। कहां आएंगे, ठोस की गिनती में आएंगे। तो सिंपल सी बात है सर, अगर अनुभार बढ़ेगा तो वांडर वाल्स का जो आकर्षण बल है वो बढ़ता जाएगा। तो शुरुआत के हल्के फुल्के होते हैं, अनुभार कम होता है तो सर अनुभार कम होता है तो वांडर वाल्स का जो आकर्षण बल है वो कम होता है, इसलिए गैसें हैं। और थोड़ा भार बढ़ाते हैं, CH3I से C18H37X तक जाते हैं तो भार और बढ़ जाता है।
भार बढ़ जाता है तो उनके बीच का जो वांडर वाल्स अट्रैक्शन फोर्स है वो और बढ़ जाता है। बढ़ जाता है तो गैस से कहां जाते हैं, द्रव में आ जाते हैं, क्योंकि अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो गैस से कहां जाओगे, द्रव में आ जाओगे। उससे भी ऊपर जाते हो तो और अनुभार बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा हो जाता है, ज्यादा हो जाता है तो उनका अट्रैक्शन फोर्स और ज्यादा तो और पास आ जाएंगे, और पास आ जाएंगे तो ठोस हो जाएगा। सिंपल सी बात थी। दूसरी बात, शुद्ध अवस्था में, शुद्ध मतलब प्योर में ये रंगहीन तथा मीठी गंध वाले होते हैं। अगर प्योर होते हैं तो ये रंगहीन, ऐसे समझो, प्योर होते हैं तो ये रंगहीन होते हैं। इसको समझो, इसको जो पॉइंट कर रहा हूं वो समझो। अगर प्योर हैं, शुद्ध हैं, तो शुद्ध अवस्था में ये रंगहीन है, यहां पकड़ो जो जहां जहां अंडरलाइन कर रहा हूं। अगर ये प्योर होते हैं तो ये रंगहीन होते हैं, कलरलेस होते हैं, इनका कोई कलर नहीं होता। मगर कुछ ब्रोमाइड और आयोडाइड, कुछ इनके जो ब्रोमाइड और आयोडाइड होते हैं, अगर उनको प्रकाश के संपर्क में लाया जाए तो वो रंगीन हो जाते हैं, वो कलर देने लगते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जितने भी ये एल्किल क्लोराइड ब्रोमाइड, एल्किल क्लोराइड और ब्रोमाइड होते हैं, वहां ब्रोमाइड की बात है सर, जो एल्किल फ्लोराइड कह सकते हो, जो फ्लोराइड और आयोडाइड वाले हैं, ऐसे बोल सकते हो, जो फ्लोराइड या क्लोराइड वाले होते हैं, क्योंकि यहां पर दो, वहां ब्रोमाइड और आयोडाइड ले लिया ना, तो मैंने कह दिया कि सर कुछ जो होते हैं शुद्ध अवस्था में रंगहीन होते हैं, सब के सब शुद्ध अवस्था में जो होते हैं वो रंगहीन होते हैं, उनका कोई कलर नहीं होता है। मगर जो ब्रोमाइड और आयोडाइड होते हैं, कुछ ब्रोमाइड और आयोडाइड होते हैं, कुछ ब्रोमाइड और आयोडाइड जो होते हैं ना, वो अगर प्रकाश के संपर्क में आ जाएं तो वो कलर देने लगते हैं। यहां से एक क्वेश्चन बनता है, जितना भी रंग डॉट कर रहा हूं यहां से एक एक क्वेश्चन बनता है, जरूर याद रखना। अगला लिखा है, ये सभी जल में आविलेय हैं। मतलब सर ये जितने भी होते हैं जल में आविलेय होते हैं, मतलब ये जितने भी हैं आपके, जितने भी एल्किल हैलाइड हैं, पूरे के पूरे एल्किल हैलाइड जो हैं वो जल में घुलते नहीं हैं। इसका कारण है कि इनके बीच में कोई भी हाइड्रोजन बंध बनता नहीं है, इसलिए जल में नहीं, उसमें जल में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड, इनमें कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती नहीं, तो ये जल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर ही नहीं पाते हैं, इसलिए ये क्या जल में आविलेय हैं, जल में घुलते नहीं हैं। जबकि एल्कोहल हो गया, ईथर हो गया, बेंजीन हो गया, ये जितने भी कार्बनिक विलायक हैं, जैसे एल्कोहल हो गया, ईथर हो गया, बेंजीन हो गया, ये जितने भी आपको कार्बनिक यौगिक वाले दिख रहे हैं विलायक, इनमें ये विलेय है, घुल जाता है। तो याद कर लेना, क्या कर लेना ये याद कि सर जो एल्किल हैलाइड होते हैं वो जल में अविलेय होते हैं, जबकि सर जो कार्बनिक विलायक होते हैं जैसे बेंजीन हो गया, ईथर हो गया, एल्कोहल हो गया, इनमें सब में विलेय होता है। अब कोई बच्चा कह रहा है सर ये किसके भौतिक गुण बता रहे हो? अरे भैया तुमको पढ़ा क्या रहा था, हैलो एल्केन पढ़ा रहा था ना, तो ये हैलो एल्केन के हैं, ये भी लिखना पड़ेगा क्या? अरे भैया इतने कमजोरी पक्ष, अरे भाई इतने कमजोर पक्ष हो, इतना कमजोर पक्ष, ऐसा कोई बात नहीं है, जल का कोई रंग नहीं है, वो कलरलेस है, मतलब वहां की बात नहीं कर रहा हूं, बात यहां कर रहा हूं कि जल में अविलेय, जल में नहीं घुलते हैं। मगर जो ईथर हो गया, एल्कोहल हो गया, बेंजीन हो गया, ये जो कार्बनिक यौगिक होते हैं इसमें विलेय है, घुल जाता है। अगला पॉइंट आओ, अगला पॉइंट कह रहा हूं क्लोरोएल्केन। क्लोरोएल्केन का मतलब जो आरसीएल वाले होते हैं, जल से हल्के होते हैं, जल से क्या होते हैं, हल्के, मतलब जो आरसीएल वाले, जितने भी आरसीएल वाले हैं वो जल से हल्के हैं। जबकि जो ब्रोमो और आयोडोएल्केन है, मतलब जो आरबीआर या आरआई वाले होते हैं वो जल से भारी होते हैं। बोलो क्यों सर? इसीलिए क्योंकि आकार बढ़ जाता है। आपने कल ही बताया था, कुछ पहली क्लास बताया था, जहां आप शुरुआती दौर में थे, जहां आपके सीएक्स आबंध की प्रकृति बताई थी, वहां पर आपने बताया था अगर आप यप से आई तक जाते हो, फ्लोरीन से आयोडीन तक जाते हो, तो आकार बड़ा हो जाता है। आकार बड़ा हो जाता है तो साइज बढ़ जाएगा, साइज बढ़ जाएगा तो उनका भार बढ़ जाएगा। सिंपल सी बात दिख रही कि सर बीआर का भार अलग है, क्लोरीन का भार कम है, तो क्लोरीन का भार कम है, मतलब जो आरसीएल वाले होते हैं वो जल से हल्के होते हैं, जबकि आरबीआर व आरआई वाले जो आपके ब्रोमो एल्केन या आयोडो एल्केन होते हैं वो जल से भारी होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? जल से क्या होते हैं? भारी होते हैं। ठीक, अगले पॉइंट में आते हैं। क्वथनांक का क्रम क्या होगा? क्वथनांक का क्रम क्या होगा प्यारे बच्चों? ये बात यहां पर आते हैं कि सर अगर बॉइलिंग पॉइंट का क्रम मुझसे पूछे जाए तो क्या होगा। देखो मैं पहले लिखता हूं फिर उसको समझाऊंगा। जो बॉइलिंग पॉइंट का क्रम होगा प्यारे बच्चों वो होगा आरआई, फिर आएगा आरबीआर, फिर आएगा आरसीएल और फिर आएगा आरएफ। क्यों आएगा ये भी कारण में लिखूंगा, रुक जाओ। आरआई का ज्यादा है, आरबीआर का उससे कम है, आरसीएल का उससे कम है, सबसे कम आरएफ का है। कारण दोनों कारण सुनना बहुत ध्यान से। कारण क्या होगा? सिंपल बात है, सबसे बड़ी बात है कारण क्या है, कारण जाना जरूरी है।
कारण क्या है सर? एक बात तो पता है कि सर आरआई की बंध लंबाई ज्यादा है और ये भी पता है आई का आकार ज्यादा है, तो मैंने बोल दिया आकार ज्यादा है। अब आकार बड़ा है वो बात नहीं है, ये भी देखिए सर, एफ के मुकाबले आई का भार ज्यादा है, ये तो पता है ना। एफ के मुकाबले आई का जो भार होता है वो ज्यादा होता है। अगर एफ के मुकाबले आई का भार ज्यादा होता है, इसका मैं बोलूंगा अनुभार ज्यादा है। अनुभार क्या है प्यारे बच्चों? अनुभार ज्यादा है। अच्छा, अगर सर अनुभार ज्यादा होगा तो वांडरवाल्स जो बल होगा, जो अट्रैक्शन, आकर्षण बल लिख दूं, जो आकर्षण बल होगा वो भी क्या होगा प्यारे बच्चों? ज्यादा होगा। अच्छा, अगर ज्यादा अट्रैक्शन होगा, जो पता अनुभार ज्यादा है सर, आई का भार ज्यादा है किसके मुकाबले? एफ के मुकाबले। सर अगर अनुभार ज्यादा है तो वांडरवाल्स जो आकर्षण बल होगा वो ज्यादा होगा। अगर ज्यादा होगा तो वो बहुत तेज पकड़े रहेगा, और बहुत तेज पकड़े रहेगा तो इसको तोड़ने के लिए, इसको हटाने के लिए, छुड़ाने के लिए हमको ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। इसका मतलब सर क्या है? क्वथनांक भी ज्यादा होगा। क्वथनांक भी क्या होगा? ज्यादा होगा। अगर क्वथनांक ज्यादा होगा, ये भी समझ लो, क्वथनांक ज्यादा होगा तो फिर घनत्व भी, डेंसिटी भी, डी लिख दिया मैंने, डी का मतलब डेंसिटी समझ जाना, डेंसिटी भी ज्यादा होगी। अरे डी का मतलब डेंसिटी समझ जाओगे ना सबके सब, डी का मतलब डेंसिटी है। मैं बार बार बोल रहा हूं, लिख लेना कॉपी में, यहां आगे स्पेस नहीं था मैंने इसलिए डी लिख दिया। आप कॉपी में लिखोगे तो वहां घनत्व लिखोगे, घनत्व भी ज्यादा होगा। क्यों? बहुत पास है ना, बहुत पास है तो डेंसिटी है, डेंस है, सघन है, ये तो है। पास होंगे तो क्या होंगे? सघन होंगे, तो मैं बोलूंगा डेंसिटी क्या है? ज्यादा है। ठीक है। अच्छा, अगली बात आ जाओ, लिखा अगले पॉइंट में क्या है, जरा पढ़ो जरा अगले पॉइंट में क्या लिखा है। लिखा है यदि कार्बन परमाणुओं की संख्या समान हो जाए परंतु वो शाखा युक्त हो जाए। क्या हो जाए? शाखा युक्त हो जाए। जरा समझो, मैंने कह दिया कम जगह है, चलो अच्छा आ जाओ, जगह कम हो गई। मैंने कह दिया कि CH3 CH2 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 Br, इसमें कितने कार्बन है? 4 कार्बन है। अच्छा, अगला देखो, CH3 CH2 CH Br CH2, जैसे लिख देता हूं, CH Br CH3 CH3, ये हो गया। एक और गड़बड़ हो रहा है क्या? मुझे लगता है 4 कार्बन लिखने हैं ना, CH3 CH2 CH Br 1 2 3 CH2, 4 तो हो गया ना, CH3 4 हो गए ना, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 वहां पर भी है। आगे आ जाओ, एक और है CH3 Br, तीनों को देखो बहुत ध्यान से, समझ में आ जाएगा जब आप समझना चाहोगे तो। बस एक पॉइंट और बचा है, अब कल बात करेंगे, ठीक है। एक पॉइंट और बचा है, देखो इसमें भी कितने कार्बन है? 1 2 3 4, इसमें भी कितने कार्बन है? 1 2 3 4, इसमें भी कितने कार्बन है? 4। दिख रहे हैं सभी को? सर सब में 4 कार्बन है, और आपने कहा सर कार्बन परमाणुओं की संख्या समान हो, मतलब मैंने सब में कार्बन समान कर दिए। यस सर, मगर शाखा युक्त हो, शाखा मतलब उसमें शाखाएं निकली हो, तो सर इसमें कोई शाखा नहीं, इसमें एक शाखा है और इसमें 2 शाखाएं। बहुत ध्यान सुनना, इसमें कोई शाखा नहीं, कोई ब्रांच नहीं, इसमें एक ब्रांच है और इसमें कितनी ब्रांचें हैं? 2 ब्रांचें हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर शाखाएं बढ़ेंगी तो उनका बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक सब कम हो जाएगा। ये हो जाएगा क्वथनांक। क्या हो जाएगा? क्वथनांक हो जाएगा। ठीक, तो अगर शाखा युक्त है, अगर शाखाएं बढ़ रही हैं तो उनका बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक कम हो जाएगा। जगह नहीं है, मैं यहां लिख देता हूं, कहां लिख दूं? यहां लिख देता हूं, शाखा बढ़ेंगी तो बॉइलिंग पॉइंट लिख दो, तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा तो डेंसिटी भी कम हो जाएगी। ठीक है, हिंदी लिख लेना आप, हिंदी लिख लेना, हिंदी में लिखना। मैं जगह नहीं थी, कोई बात नहीं, अगली बार से ध्यान रखूंगा, एक पेज में एक ही रखूं। ठीक है, गलती हो गई मगर मुझे लगा आ जाएगा इसलिए मैंने रख दिया। तो मैंने क्या कहा कि अगर शाखाएं बढ़ रही हैं, कार्बन परमाणुओं की संख्या अगर समान है, ठीक है सर,
सब में 4-4 कार्बन है, मगर अगर सब में शाखाएं बढ़ रही हैं, ब्रांचें बढ़ रही हैं, तो हम कहेंगे अगर शाखा बढ़ रही हैं, शाखाएं अगर बढ़ रही हैं, यहां से लिख देता हूं वाइट से, अगर शाखाएं बढ़ रही हैं तो सर बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो डेंसिटी भी हमारी कम हो जाएगी। ठीक, अगले आ जाए, अगला आ जाओ। अगला बात क्या है, लिखा है हेलो एल्केन का जो घनत्व होता है, मतलब सर जो आरएक्स की बात कर रहे हो, जो हेलो एल्केन का घनत्व होता है या क्वथनांक होता है, वो अपने हाइड्रोकार्बन की तुलना में, हाइड्रोकार्बन का मतलब एल्केन मान लिया मैंने, हाइड्रोकार्बन ही तो ये, नाम भी लिख लो, अगर तुमको दिक्कत हो तो नाम भी लिख लो, ये एल्केन है और ये है एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन बोल दो। अरे भैया ये है ना हाइड्रोकार्बन, दो होते ना हाइड्रोकार्बन, एक संतृप्त वाला एक असंतृप्त वाला, संतृप्त वाले में सिंगल बॉन्ड लगता है, असंतृप्त वाले में डबल और ट्रिपल बॉन्ड लगता है, तो ये हाइड्रोकार्बन हो गया। तो सर उन्होंने कहा हेलो एल्केन्स का जो क्वथनांक या घनत्व होता है अपने हाइड्रोकार्बन की तुलना में अधिक होता है, ये ज्यादा है सर, ये वाला ज्यादा है। क्यों? सिंपल सी बात है सर, इसमें यक्स लिखा है, तो यक्स का जो भार होता है वो ज्यादा होता है, यच का भार कम होता है। यहां साइड में लिख दो मेंशन करके लिख दो एच का भार, एच का भार और एक्स का भार। एच का भार क्या है प्यारे बच्चों, एच का भार कम है, यक्स का भार ज्यादा है। और फिर ऊपर वाली बात में चले जाओ, अगर भार जिसका ज्यादा होगा उसके अंदर आकर्षण बल ज्यादा होगा, तो उसका घनत्व और डेंसिटी भी ज्यादा होगी। सर एच जो लगा है ना, यहाँ एच लगा है, यहाँ एक्स लगा है, तो सर जो एच का भार होता है वो कम होता है, यक्स वाले का भार ज्यादा होता है। यक्स का मतलब फ्लोरीन, तो फ्लोरीन का भार ज्यादा है, क्लोरीन उसका भी भार ज्यादा है, ब्रोमीन उसका भी ज्यादा है, आयोडीन उसका भी भार ज्यादा है, सबके भार ज्यादा है। तो सर भार ज्यादा है, तो सर सिंपल सी बात है, जो हेलो एल्केन होगा अपने संगत वाले जो हाइड्रोकार्बन होगा उससे क्या होगा, हमेशा ज्यादा होगा उसका क्वथनांक और घनत्व। ठीक है, तो फिर कल क्लास में मुलाकात करेंगे, आज क्लास में बस इतना ही रखते हैं। आशा करता हूं कि आज क्लास आपको समझ में आई होगी, जरा एक बार बता दो समझ में आई है कि नहीं आई, चलो बता दो फटाफट। आ गई होगी क्लास? तो कल क्लास में आएंगे तो आपसे बात करेंगे रासायनिक गुण के बारे में, इसके रासायनिक गुण पढ़ेंगे। ठीक है, अगर ये पूरा पढ़ लेंगे ना तो फिर जब आप यौगिकों में जाएंगे ना तो वहां पर आसानी हो जाएगी, फिर यहां पर केवल एक्स जहां पर चेंज कर देना, बाकी सब कुछ वही रहेगा। ठीक है, ठीक है, तो कल आएंगे तो रासायनिक अभिक्रियाओं की बात करेंगे, रासायनिक गुण की बात करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे हेलो एल्केन्स की। तो कल क्लास मिलते हैं, आज क्लास के बस इतना ही रखते हैं। तो फिर बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, लव यू ऑल। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे सभी?